वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकोन इनसाइट्स पे। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के इस एपिसोड में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण और इस उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से, यूटिलिटी एनालिसिस के माध्यम से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करना, यानी कि वो स्टेट, ऐसी अवस्था प्राप्त करना जहां से कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता अपने खर्चों में बदलाव नहीं करना चाहता, अधिकतम संतुष्टि वो प्राप्त कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में कंज्यूमर यह चाहता है कि उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो ऐसा ही बना रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना हो। वो स्थिति कहलाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, उपभोक्ता संतुलन की। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ यही है कि उपभोक्ता अपने पैसे को कुछ इस प्रकार खर्च करता है जिससे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल रही होती है और वो अपनी इस स्थिति में बदलाव नहीं करना चाहता। एक कंज्यूमर की तरह आप सोचें कि आप संतुलन की अवस्था में कब होते हैं, यानी संतुलन बोलने से सीधा सीधा तात्पर्य है आपको अधिकतम संतुष्टि कब मिल रही होती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने पैसे को किसी एक ऐसी वस्तु पर खर्च करते हैं जिससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि यदि अधिकतम हो, आपको लगे कि हाँ भाई मैंने अपने पैसा बहुत सही जगह खर्च किया है, इससे बेटर मैं नहीं कर सकता था, और आप उसमें कोई बदलाव न चाहें, वही स्थिति क्या कहलाती है? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहलाती है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही है कंज्यूमर का। इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता का जो अंतिम उद्देश्य है वो यही है कि वो अपने दिए गए पैसे को, जबकि उसको बाजार में वस्तु का मूल्य पता है, उसको अपना दिया गया पैसा पता है, और वो उस पैसे को कुछ इस प्रकार खर्च करता है जिससे कि उसको मिलने वाली जो संतुष्टि वो अधिकतम हो, तो वो अ, संतुलन की स्थिति में होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इस यूटिलिटी एनालिसिस के माध्यम से हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करना। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि हम लोग इसमें जानेंगे व्हाट इज कंज्यूमर। ठीक है, उपभोक्ता क्या है, हु इज कंज्यूमर, बेसिकली भोक्ता कौन है। सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इसे भी जानेंगे। उपभोक्ता कौन है, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। उपयोगिता का सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये भी जानेंगे। तीसरा, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का मापन। कैसे किया जाता है, इस पर भी एक चर्चा हमारी होगी। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यानी कुल उपयोगिता एवं
सीमांत उपयोगिता क्या है, इसको भी जानेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, इसे भी समझेंगे। इसके बाद व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको भी जानेंगे। उपभोक्ता संतुलन क्या है, क्या अर्थ है उसका। अभी जैसा कि मैंने बताया भी, अर्थ बेसिकली यही है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि सीमांत उपयोगिता एवं उपभोक्ता संतुलन इसकी बात करने वाले हैं। और फाइनली जो 8th पॉइंट है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 8th पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं, लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक दृष्टिकोण की सीमाएं, ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया है। उपभोक्ता कौन है, इसकी चर्चा करेंगे। उपयोगिता का क्या अर्थ होता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। उपयोगिता का मापन कैसे किया जाता है, इस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन होगा हमारा। इसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इस पर चर्चा होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको भी देखेंगे हम लोग। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ होता है, इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पर। और मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करके कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, दो बातें होंगी, वन कमोडिटी यानी एक वस्तु के केस में, एंड मल्टीपल कमोडिटी। इन दोनों की चर्चा करेंगे। जब एक वस्तु है तब ये कैसे स्थापित किया जाता है, और जब एक से ज्यादा वस्तु है तब वो उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त होता है। और फाइनली जो कार्डिनल अप्रोच है, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, है ना, क्या क्या खामियां हैं इसमें, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर लास्ट में सबसे करने वाले हैं। तो ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसे रफ कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला टॉपिक है हमारा हु इज कंज्यूमर। हु इज कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता वह है जो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, उनका उपयोग करता है। ठीक है, उपभोक्ता वह है जो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, कंज्यूमर वही व्यक्ति है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु यूजेस या हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। ठीक है, तो कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, किस लिए? अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। अब ध्यान रखिएगा, आम बोलचाल की भाषा में जब हम लोग बात करते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में उपभोक्ता का मतलब हम किसी एक व्यक्ति से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता कोई संस्था भी हो सकती है। उपभोक्ता, जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर जो है कोई एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, व्यक्ति समूह हो सकता है। ठीक है, तो कई सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है उपभोक्ता का मतलब एक व्यक्ति ही हो। जब हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, कोई संस्था हो सकती है, वो भी वस्तु और सेवाएं खरीदती है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। ये सब जो है अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं, और इन्हीं को हम लोग इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता मानते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो कंज्यूमर कौन है, ये क्लियर हो गया। आई थिंक यहां से ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। अब आगे चलते हैं। यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या होती है? अब जैसा कि आपने अभी यहीं पढ़ा, उपभोक्ता वह है जो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। तो मान लीजिए कंज्यूमर ने अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए यूटिलिटी, उपयोगिता, यूटिलिटी का मतलब सिंपली ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उसने अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए एक कप चाय खरीदा और पिया, टी। तो टी से ही उसे कुछ क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिला। टी से उसे क्या मिला? सेटिस्फैक्शन, उसे संतुष्टि प्राप्त हुई। तो जो संतुष्टि उसे टी के कंजम्पशन से प्राप्त हुई, इसी को हम लोग टी की यूटिलिटी बोल रहे हैं। इसी को टी की क्या बोली जा रही है? उपयोगिता या यूटिलिटी। ठीक है, यही जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, यही क्या निर्धारित करती है? उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता का निर्धारण करती है। ठीक है, यूटिलिटी का निर्धारण करती है। तो यूटिलिटी बेसिकली है क्या? यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वांट सेटिस्फाइंग
power of a commodity is called utility. किसी वस्तु की इच्छा संतुष्ट करने की शक्ति क्या है? उसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसी वस्तु के उपभोग से जो संतुष्टि आपको प्राप्त हुई है, यही संतुष्टि किसका निर्धारण करती है? उस वस्तु की उपयोगिता का निर्धारण करती है। और जब हम उपयोगिता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु की इच्छा संतुष्ट करने की जो शक्ति है, वही उसकी क्या निर्धारित करती है? उपयोगिता। उसी को हम लोग उसकी क्या बोलते हैं? यूटिलिटी या उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता का क्या अर्थ है ये समझ में आ गया। ठीक है, चाय है, चाय को पी करके हमें सेटिस्फैक्शन मिला। यही सेटिस्फैक्शन जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है किसी वस्तु की, है ना, आपकी इच्छा को संतुष्ट करने की जो शक्ति है, वही उस वस्तु की क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है ना। हम कहते हैं ना कोई वस्तु हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसका मतलब यह है कि वो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करने में किस हद तक सक्षम है। सिंपली, है ना, उपयोगिता ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो हमारी ज्यादा इच्छाओं को संतुष्ट कर सकती है, तो उस वस्तु की उपयोगिता मेरे लिए ज्यादा है। अगर वो वस्तु मेरी कम इच्छाओं को संतुष्ट कर पाएगी तो उस वस्तु की उपयोगिता भी मेरे लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम यही कहें, किसी भी वस्तु की जो इच्छा संतुष्ट कर देने की जो क्षमता है, जो शक्ति है उसके पास, वही क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान रखिएगा, यूटिलिटी जो है जरूरी नहीं है एवरी टाइम जो उपयोगिता है वो हमेशा अच्छे तरीके से आप देखें। अलग अलग तरीकों में उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। जैसे ये यूटिलिटी टोटली सब्जेक्टिव मैटर है, ये टोटली सब्जेक्टिव है। पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वस्तु विशेष आधारित होती है। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है। कोई वस्तु ऐसी है जिसकी यूटिलिटी आपके लिए हो सकती है कुछ ना हो, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता काफी ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर कोई एडिक्टेड पर्सन है, वो स्मोकिंग करता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो स्मोकिंग नहीं करता है, तो जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसके लिए सिगरेट्स की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो व्यक्ति जो स्मोकिंग नहीं करता है उसके लिए सिगरेट की यूटिलिटी छोड़ दीजिए, वो यूटिलिटी उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, जान भी जा सकती है, वो उसके लिए ब्रीथिंग इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसके साथ। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसको डायबिटीज है, अब उसके लिए शुगर की यूटिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो जो आर्टिफिशियल शुगर होता है, जो हम लोग प्रोसेस शुगर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेगा, उसके लिए जानलेवा हो जाएगी, उसके लिए यूटिलिटी उसकी नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, वो खूब मीठा कंज्यूम करते हैं, मिठाइयों का क्रेज कितना है आपको पता ही है इंडिया में। तो उपयोगिता टोटली सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, इसको हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि ये वस्तु उपयोगी सबके लिए ही होगी, ऐसा नहीं है। यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो वस्तु मेरे लिए उपयोगी है वो दूसरे के लिए भी उपयोगी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उपयोगिता को आप ऐसे नहीं समझेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये बात आपको समझना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? आगे चले, यूटिलिटी का मीनिंग क्या है ये समझ में आ गया सबको ना? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये उपयोगिता की बात हुई, तो क्या हम उपयोगिता को, यूटिलिटी को माप सकते हैं, नंबर्स में माप सकते हैं? अगला जो आपका जो डिस्कशन में था वो था मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाए
यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास उपयोगिता का मापन, तो कहा गया क्या इसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं? क्या यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो व्यू पॉइंट्स हैं। देयर आर टू व्यू पॉइंट्स। दो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, एक है मार्शल, ठीक है, और दूसरे हैं जे.आर. हिक्स, ठीक है, मार्शल और हिक्स। मार्शल कहते हैं कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स, जिसको वो कार्डिनल अप्रोच नाम देते हैं, इसको कार्डिनल अप्रोच कहा गया। जैसे अगर हम कहें मार्शल के हिसाब से, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक कप चाय पिया, एक गिलास पानी पिया, या आपने कुछ भी खाया, मोमोज खाया, समोसे खाए, कोई मिठाई खाई, कुछ भी खाया, तो उन्होंने कहा कि उससे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी मिलेगी उसे आप मेजर कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता को आप मेजर कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने एक कप चाय पिया, एक कप अगर आप चाय पीते हैं, तो इससे जो आपको यूटिलिटी मिली उसे आप मेजर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी है दैट इज 2, और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट उन्होंने बताई वो बताई यूटिल्स, दैट इज यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिल्स क्या है? वो यूनिट है जिसमें यूटिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं। तो एक कप का उपभोग करके, एक कप चाय पी करके जो उपयोगिता आपको प्राप्त हुई, उससे मार्शल कहते हैं कि आप 2 यूटिल्स बता सकते हैं, है ना। यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट उन्होंने बताई, यूटिल्स। और 2 क्या है? नंबर है ना। तो अब 2 यूटिल्स, किसी के लिए 3 यूटिल्स हो सकता है, ठीक है, 4 यूटिल्स हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। बट मार्शल कहते हैं कि हम इसे नंबर दे सकते हैं, इसीलिए मार्शल की जो यूटिलिटी एनालिसिस है, इसे कार्डिनल अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है, गणनावाचक दृष्टिकोण। परिमाणवाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण, ठीक है, क्योंकि मार्शल के हिसाब से हम किसी भी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली यूटिलिटी यानी उपयोगिता को संख्याओं में, नंबर्स में माप सकते हैं, ऐसा मार्शल कहते हैं। और यूटिलिटी यानी उपयोगिता को हम मापेंगे किसमें? यूटिल्स में, ऐसा उन्होंने कहा। जे.आर. हिक्स कहते हैं ऐसा नहीं है, हम यूटिलिटी को, उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं, नंबर्स में नहीं माप सकते हैं। हम केवल और केवल उनकी तुलना करके ये कह सकते हैं कि एक वस्तु है जिसके उपभोग से हमें ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है, और एक वस्तु है उसके उपभोग से हमें कम उपयोगिता प्राप्त होती है, और वो दोनों वस्तुओं के उपभोग के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे अगर टी एंड कॉफी की बात करें, टी एंड कॉफी की बात करें, तो टी एंड कॉफी का मतलब हम यही कह सकते हैं कि कोई पर्सन है जिसको टी की, जिसके लिए टी की यूटिलिटी जो है हाई है, और उसके लिए कॉफी की जो यूटिलिटी है वो लो है, ठीक है। बस इतना ही कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि टी से प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है वो 3 यूटिल्स है, और कॉफी से प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है वो 2 यूटिल्स है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिक्स ने कहा कि हम इस तरीके से उपयोगिता को माप ही नहीं सकते, और दोनों में अगर व्यवहारिक तौर पर आप देखेंगे तो हिक्स की बात ज्यादा सही लगती है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि चाय को पीकर, कॉफी को पीकर, मिठाई को खाकर हमें इतनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, इतनी उपयोगिता प्राप्त हुई? नंबर्स असाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि गुलाब जामुन मुझे ज्यादा अच्छा लगा और मुझे रसगुल्ला कम पसंद आया,
या मुझे छेना कम पसंद है, बर्फी कम पसंद है, ये मैं ऐसा कह सकते हैं ना। हम कंपेयर कर सकते हैं, अपनी उपयोगिता को क्रम में रख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम। तो इसीलिए जो जे.आर. हिक्स का अप्रोच है, इसे हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक दृष्टिकोण भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रमवाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण दोनों आपके सामने हैं। तो मेजरमेंट जो है यूटिलिटी का, हम लोग इन्हीं दो तरीके से करेंगे। एक बार हम लोग मार्शल की यूटिलिटी को उठाएंगे, फिर जे.आर. हिक्स को हम लोग देखेंगे। इसी ऑर्डिनल अप्रोच को ही हम लोग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक या तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीन वक्र विश्लेषण के रूप में भी जानते हैं, जो कि आगे जब हम लोग जे.आर. हिक्स को पढ़ेंगे तो वहीं पर वो आएगा। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो पूरा का पूरा अभी फिलहाल में फोकस रहेगा मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस पर। ठीक है, मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण पर, विच इज कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक दृष्टिकोण। आई होप यहां तक का डिस्कशन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी की अपनी चीजें, यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है टोटल यूटिलिटी और क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और बाकी आगे भी जो चीजें हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे उसी क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देख लें कि कैसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।